नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब अधिकारियों की मनमानी का केंद्र बन चुका है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अखिलेश यादव कहते हैं कि एक तरफ सौहार्द का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की मनमानी का केंद्र बन चुका है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था। मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं विकास पांडे जी, नेता भारतीय जनता पार्टी हैं, और कमालुद्दीन जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। बार बार जब ये पार्टी इस तरह के आरोप लगाती हैं कि क्या किस तरह का माहौल बनाना चाहती हैं उत्तर प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। में? जी। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में नैरेटिव सेट किया, चाहे संविधान बचाओ की बात हो और चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, ये सारे नैरेटिव सेट करके जिस तरीके से उन्होंने जनता को ठगा, तो जनता अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपने देखा हो, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता ने बलात्कार के केस में उन पर आरोपी हैं और बड़े गंभीर आरोप हैं। प्रथम दृष्टया उन आरोपों पर जांच के बाद उन्हें जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद भी अपने बलात्कारी नेता के साथ अखिलेश यादव डटकर खड़े हैं। ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि अखिलेश यादव जी उसी अपनी परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे, उसी परिपाटी को आगे ले जाएंगे जिस परिपाटी को लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाया करती, जैसे कमेंट दे करके पूर्व में उनके पार्टी के नेताओं ने आगे बढ़ाया। ये बड़ा दुखद है। पूरा देश और प्रदेश की जनता ये समझ रही थी कि शायद अखिलेश यादव अब सुधर गए होंगे, जनता ने उन्हें बहुत लंबे समय से वनवास दे रखा था, लेकिन उनमें एक लेश मात्र भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इतने गंभीर विषय पर श्रीमान अखिलेश यादव जी इतनी अगंभीर टिप्पणी करते हैं ऋषभ जी, कि वो कहते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे भाई, कितने नेताओं का डीएनए टेस्ट श्रीमान अखिलेश यादव जी अपनी सरकार के समय में करवाते रहे हैं, जरा बता दीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विशुद्ध रूप से ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ये डीएनए हिंदुस्तानी है भी या नहीं है ये डीएनए। तो ये मेरा विशेष रूप से इसी को मैं कहना चाहूंगा ऋषभ जी, कि ये सब अपनी राजनीति में फंसे हुए लोग हैं। ये आज जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के जब अखिलेश यादव बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वही अखिलेश यादव है जिनके शासनकाल में मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, चाहे मेरठ हो, तमाम जगह दंगों की एक विरासत फैला दी थी अखिलेश यादव। यही नहीं, आप याद करिए अखिलेश यादव जी का वो दौर, इंडी गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश यादव आज। वो दौर आप याद करिए अखिलेश यादव का, जब एसपी पुलिस कप्तान के ऑफिस में घुस करके उसे लात घूसों से मारा जाता था, लात घूसों से। सैफई महोत्सव की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस कर्मचारी पीटे जाते थे और अखिलेश यादव मौन रहते थे। यही नहीं, आपको याद होगा शायद हजरतगंज चौराहे से ज्यादा महत्वपूर्ण जगह प्रदेश में कोई नहीं होगी। उस हजरतगंज चौराहे पर अखिलेश यादव के भाई बंधु डीएसपी के ऊपर गाड़ी चला देते हैं, सरेआम गाड़ी चला देते हैं। क्या होता है, क्या करते हैं अखिलेश यादव, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। माफियाओं की और अपराधियों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। मुझे लगता है कि अगर धोखे से भी सत्ता इनके हाथ में आई तो उत्तर प्रदेश दोबारा जंगल राज, दंगाबाद में ग्रसित हो जाएगा। बिल्कुल पांडे जी, आपका रुख करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने काफी गंभीर आरोप लगाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? कितने गंभीर आरोप हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अभी ये कह रहे थे हमारे साथी कि जनता को समस्याएं हैं और जनता को जब समस्याएं होंगी तो परिणाम आएंगे। अयोध्या का उदाहरण देकर के कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में जरा मेरे सम्मानित प्रवक्ता साथी से कहिए, और विशेषकर मैं तो कहूंगा ऋषभ जी, चालू पार्टी के प्रवक्ता साथी से ये कहिए कि अपने चश्मे का नंबर जरा एक बार चेक करा लें, जरा चेक करा लें, और ये भी जरा समझ लें कि जब हमसे समस्याएं हैं तो हम उस उत्तर प्रदेश में आज भी कांग्रेस से बड़ी पार्टी है।
जिस उत्तर प्रदेश में हमसे ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, आज भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज भी। तो चश्मे का नंबर कृपया करके हमारे चालू पार्टी के प्रवक्ता से कहिए कि वो इसे ठीक करा लें जरा, चश्मे का नंबर अपना, तब इन्हें समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। केवल बातें आकर के एक भाषणनुमा बातें कर देने मात्र से जनता नहीं कन्विंस हो जाती है। जनता को थोड़े समय के लिए आप लुभा जरूर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से ये सारी बातें कोसों दूर है। इनका आधार है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो जुगलबंदी हुई है, वो जुगलबंदी निश्चित तौर पर परिवारवाद को बचाने के लिए हुई। हम हर बार कहते हैं कि ये परिवारवाद को बचाने के लिए जुगलबंदी की है, क्योंकि इनकी दोनों ही राजनीतिक दलों का आधार ही परिवारवाद, ये सबसे बड़ी चीज है। दो तीन चीजें जरा इनसे कह दीजिएगा कि एक बार अपने गिरेबान में झांक लें और ये समझ लें कि जब अयोध्या में जनता को हमसे समस्याएं हुई तो चलो उन्होंने हमें हरा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को सोचिए कांग्रेस पार्टी से कितनी समस्याएं ऋषभ जी रही होंगी। आप देखिए डरपोक लोगों को मैं ऋषभ जी बार बार आपसे आग्रह करता हूँ, जरा डरने वालों को डरते तो नहीं। कमालुद्दीन जी मैं आपको पूरा समय दूंगा अपनी बात रखने का, प्लीज बीच में ना डिस्टर्ब करें आप, प्लीज। देखिए, सच सुन करके जो बौखला जाइए, मान लीजिए कि सच कड़वा होता है और कड़वा सहन करने की ताकत हर किसी में नहीं होती है, नहीं होती है। मेरे भाई मेरे साथी, चालू पार्टी हमने नहीं कहा, चालू पार्टी अखिलेश जी ने कहा, भाई अखिलेश जी ने कहा, हम तो वही कह रहे हैं, चालू पार्टी हमने थोड़े ना कहा, अखिलेश जी ने कहा, बताया कहाँ घटना हुई, दिन दहाड़े ये कानून व्यवस्था जो है, और ऊपर से मैं तो ये कहूंगा कि जो जेवर बड़ा मक्के में जो है उसे आप निकालने जो है। अच्छा कमालुद्दीन जी अच्छा एक बात बताइए, आप अगर कोई घटना हो रही है, अगर कमालुद्दीन जी के मानसिकता में एक सवाल आ गया, कमालुद्दीन जी जाते हैं कोई घटना, या ऋषभ जाते हैं कोई घटना कर देते हैं, तो सरकार उस पर क्या कर सकती? सरकार एक कार्रवाई ही तो करेगी, और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही क्या उत्तर प्रदेश में? कमालुद्दीन जी, सरकार जो है उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है बिल्कुल कार्रवाई जो है क्या कार्रवाई नहीं करती, आप बताएं कुछ उदाहरण के साथ, आप बताएं तो मैं विकास जी से सवाल लूंगा, बताएं। जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल जो है कार्रवाई कर रही है। किस पे कर रही है? गरीबों पे कर रही है, जो अत्याचार कर रही है, दलितों पे कर रही है, अत्याचार कर रही है, जो गरीबों के घर को जो बुलडोज किया जा रहा है, जो है वहाँ जो भ्रष्टाचार का जो है महामारी फैला कर रखा है, जो है वहाँ जो है सवाल ये है कमालुद्दीन जी, सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वास्तव में चरमरा गई है, ये सवाल था। लेकिन आपने भ्रष्टाचार, प्लीज कमालुद्दीन जी, आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार सबका सरकार चलाएगी? आप कुछ भी जवाब नहीं करेंगे, ये मतलब जो है न तो उनके बड़े जो नेता को जवाब देते हैं, न ये जवाब देना जो है जानते हैं। ये कहेंगे, कह रहे हैं आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम निष्पक्षता से बात रखते हैं, आप इस तरीके से मीडिया को आरोप नहीं लगा सकते। आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, मेरा सवाल भ्रष्टाचार पर नहीं है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार पर सवाल होगा तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार कोई आज का नया मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकारों की देन है जो जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो विफल है इस भ्रष्टाचार को रोकने में। लेकिन ये पूर्ववर्ती सरकार की देन है ना। दरखास्त करूंगा कमालुद्दीन जी, अब आप 5 मिनट विकास जी की बात सुने, फिर आप अपनी बात पूरी तरह से कहें। विकास जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है आज। व्यवस्था में यदि कोई अपराधी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी हाल ही के दिनों में देखा गया विधानसभा में पानी भर गया। अब जब पानी भर गया तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पहले कैसा था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ, विकास जी, मैं जिक्र कर चुका हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मुझे मालूम है आप लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़े चीजें कहीं छुटपुट, में इस बात पे भी इनकार नहीं करता हूँ। हो सकता कहीं विशेष परिस्थितियों में कहीं कोई कारणवश कोई कमी हुई हो, कहीं कोई त्रुटि हुई हो, मैं इसे अस्वीकार नहीं करता हूँ। एक जिम्मेदारी पूर्ण राजनीतिक दल के जिम्मेदारी पूर्ण नेता होने के नाते मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। कहीं कोई कमी रही होगी तो हम उसे दुरुस्त करेंगे और दुरुस्त करके ही जनता के बीच हम जाएंगे। एक विधानसभा में ही पानी भरने की बात नहीं है। मैं सामान्यतः हमारी सरकार का ये प्रयास है कहीं गली मोहल्ले या
किसी भी म्युनिसिपल कारपोरेशन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि साफ सफाई और सुचारू जल निकासी की व्यवस्था बना करके दे। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें जो भी कर्मचारी अधीनस्थ फेल होगा उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अन्यथा जहां समस्या है वो सरकार को समस्या से अवगत कराएं कि अगर उन्हें कहीं कोई समस्या आ रही, किसी संसाधन की आवश्यकता है, तो सरकार उस संसाधन को पूर्ण करके देगी। दूसरी चीज, आप निकायों का बजट उठा करके देख लीजिए। 2017 के मुकाबले आज 11 गुना बजट बढ़ गया है निकायों का, 11 गुना। थोड़ा बहुत नहीं ऋषभ जी, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत छोटे से मेरी जो नगर पालिका परिषद है, फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद, ये उत्तर प्रदेश की तीसरे सबसे बड़ी नगर पालिका है। एक बार में 99-98 करोड़ का बजट पास होता है, जो 2017 में महज 22 करोड़, 28 करोड़, 9 करोड़ ऐसे बजट पास होता था। आज 98-100 करोड़ रुपए का एक बार में बजट पास होता है। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ संसाधनों को हमने पूर्ण किया, लेकिन और जहां भी कमियां हैं हम उन्हें दुरुस्त करेंगे। ऋषभ जी, मैं एक और बड़ा बजट विकास जी आता है, उसके बाद ये बहुत इसकी समीक्षा कौन करेगा? इसकी समीक्षा कौन बहुत करेगा? अच्छी बात कही ऋषभ जी आपने, ये बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो इस तरीके की प्रवृत्ति है, ये केवल एक इसी विभाग में नहीं है, ये तमाम विभागों में सरकार ने तो ये अच्छी पहल के साथ की। हाँ, सरकार व्यवस्था बना रही है, मैं मना नहीं कर रहा, सरकार व्यवस्था बना रही है, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं यानी ब्यूरोक्रेट्स, उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी? और सरकार ने इसलिए सुनिश्चित किया कि जो ये समस्याएं आती थी कि कर्मचारी नीचे जाता ही नहीं, चाहे बायोमेट्रिक की बात ले लीजिए, चाहे अभी जो टीचर्स के लिए एक एप्लीकेशन के थ्रू अटेंडेंस की बात थी, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से जो सरकारी कर्मचारी है, वो भी हम आपके जैसे सरकारी कर्मचारी है, थोड़ा ईमानदारी हमें अपने प्रोफेशन के प्रति भी रखनी चाहिए। मैं नेता की दृष्टि से मैं मेरे प्रोफेशन के प्रति जिम्मेदारी, ईमानदारी रखूं, आप एक पत्रकार के तौर पर अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी का निर्वहन करें, वैसे ही लेकिन वो करवाना, लेकिन विकास जी वो करवाना भी सबसे बड़ी समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित तौर पर मैं ऋषभ जी आपको स्पष्ट बता देता हूँ जी कि माननीय मंत्री हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, जितना नीचे तक जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मंत्री काम करते हैं, शायद ही इतना नीचे तक जाकर के कोई भी राजनीतिक दल का नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक काम करता हो। 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। ये उत्तर प्रदेश में 15 जून 2014 की एक फोटो उठा करके देख लीजिए, 15 जून 2016 की एक फोटो उठा करके देख लीजिए। दैनिक जागरण समाचार पत्र ने वो फोटो छापी थी और वो फोटो ये थी कि बिजली के 11,000 के नंगे तारों पर कपड़े सूख रहे थे। ये फोटो उत्तर प्रदेश की गवाही दे रही थी, जिस उत्तर प्रदेश में केवल 5 जिलों में बिजली आया करती, केवल 5 जिलों में। बाकी के जिले अंधेरा कुप हुआ करते थे। जो अपराधी हैं, जो लुटेरे हैं, उनके लिए एक सहूलियत प्रदान की जाती थी कि रोस्टर वाइज बिजली है, आप जाइए और घरों में लूटपाट करिए, चोरी करिए, डकैती करिए, आपके लिए खुली छूट है। इस उत्तर प्रदेश को हम उस अंधेरे से निकाल करके लेके आए। जो भी छोटी मोटी आप बता रहे हैं, जिस प्रकार की भी जो समस्याएं हैं, बहुत जल्द उन समस्याओं को भी समाधान करके हम निश्चित तौर पर जनता के बीच उसी क्लेवर के साथ जाएंगे जिस क्लेवर के साथ भारतीय। बिल्कुल, मैं लौटूंगा विकास जी आपके पास। वो फोटो खींच के डालेगा। अब सरकार ने तो एक व्यवस्था बना दी, अगर व्यवस्थापक उसमें कुछ गलती करते हैं तो सरकार जाहिर सी बात है उन पर भी कार्रवाई कर रही है। हाल ही के दिनों में देखा गया गोमती रिवर फ्रंट के पास ताज होटल के सामने कितनी बर्बरता से कुछ लोगों ने एक महिला के साथ काफ़ी गलत हरकत करी, जिसके बाद योगी जी ने तत्काल एक्शन लेते हुए वहाँ का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया, एसीपी, डीसीपी सबको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, इतनी बड़ी कार्रवाई करके दिखाई। तो क्या लगता है यहाँ पर कुछ तारीफ भी करेंगे आप या केवल एक हमेशा की तरह एक विरोध ही रहेगा? कमालुद्दीन जी। विरोध नहीं, 8 साल में महिला आयोग के पास 1,84,297 जो है शिकायतें जो है आपके, जिसमें से जो अकेले उत्तर प्रदेश 1,06,76 शिकायतें जो है महिला अत्याचार पे। मेरा ये कहना है कि जहाँ पे अगर योगी आदित्यनाथ जी जो है और उनकी सरकार या प्रशासन वहाँ पे जो है एक तब जो है मतलब बुलडोजर जो है चलाने का जो है काम करती है। ये 9 लोगों की छत उजाड़ देना एक अपराधी के चक्कर में, ये कहाँ तक न्यायोचित कदम है विकास पांडे जी? एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ ऋषभ जी, अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है, बिल्कुल, और वो अपराधी 3 बच्चों का पिता है, 2 बहनों का भाई है, 1 माँ बाप का बेटा है,
एक पत्नी का पति है, इतने लोग उस आदमी से जुड़े हैं। क्या इस आधार पर उस अपराधी को सुप्रीम कोर्ट माफ कर देगी? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाने तो दीजिए ना, ऋषभ जी, लेट मी फिनिश। सुप्रीम कोर्ट में जाने तो दीजिए ना आप। ऋषभ जी, लेट मी, इन चीजें मुझे लगता है कि बड़ी खतरनाक हैं, और जिन खतरनाक चीजों को बड़े तरीके से देखने की आवश्यकता है। समाज में सजा का प्रावधान किस लिए किया गया? समाज में सजा का प्रावधान एक मैसेज देने के लिए किया गया है कि सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एक मैसेज जाए कि अधिकारियों को समझना पड़ेगा, जो अपराधी हैं उन्हें समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बड़े खतरनाक मोड़ पर जब चली जाती हैं, तब इस तरीके के स्टेप आउट सरकार को करने पड़ते हैं। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने न्यायपूर्ण रवैया अपनाया होता, चाहे बदायूं की रेप पीड़िता के साथ, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के साथ, चाहे उस शाहजहांपुर में जिंदा जलने वाले पत्रकार के अपराधियों के साथ, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने कठोर रवैया अपनाया होता, तो आज अपराधियों को साथ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऋषभ जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं फिर कहता हूँ, अपराधी किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसकी वकालत, उसका समर्थन नहीं होना चाहिए, किसी सूरत, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ऋषभ जी, लेट मी फिनिश। बहुत से सवाल हमारे साथी ने छोड़े। अब दिक्कत ये है कि जब मैं चालू पार्टी कह देता हूं तो वो अखिलेश जी से तो कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उनकी पार्टी में है, अखिलेश जी के साथ उनकी जुगलबंदी है। तो अखिलेश जी को तो 100 खून माफ है, वो चाहे चालू पार्टी कहें, चाहे चिरकुट नेता कहें, तो वो सब चलेगा। लेकिन अगर हमने कह दिया तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए चलिए वो मैं नहीं कहता हूँ। अभी हमारे साथी कई डिबेट में ये कह चुके हैं कि हमारी सरकार ने गलतियां की, हमारी सरकार ने, कई डिबेट में आपने सुना होगा, नेहरू जी ने गलती की, इंदिरा जी ने गलती की, राजीव जी ने गलती की, मनमोहन जी ने गलती की। अरे भाई, जब आप गलतियां ही करते चले आए तो जनता आपको क्यों सुनेगी? आपको अधिकार ही नहीं रह गया हमसे सवाल करने का, पूरी तरह से बैठ के पूरा झूठ बोलने का ये यही चीज मिला भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, झूठ बोले केवल झूठ पर कितने डरपोक है ये लोगों को केवल बैठालने से पहले झूठ मैं बोलने कितने का बार आपसे आग्रह करूं, क्योंकि जब इनके पास कोई तर्क नहीं बचेगा तो पत्रकार दोषी हो जाएंगे। गलती मतलब कुछ हमसे आदत से कमी रही चाल चरित्र झूठ बोलने का पाठशाला भाजपा में चलता है। कांग्रेस पार्टी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए मैं इतना ही कहूंगा, गरीब गरीब जपना और गरीब का माल अपना। और ये बात हमने नहीं कही, ये बात कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कही कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। तो वो गरीब का 85 पैसा कौन खा जाता था कांग्रेस पार्टी के सरकार में? ये तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि वो पैसा हम खा जाते हैं, 85 पैसा हमारे लोग खा जाते हैं। तो ये जो गरीब गरीब जप रहे हैं, नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के और राहुल जी तक, केवल एक जप माला नहीं, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में माला जाप होता है, वैसे इन्होंने गरीब 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 जाप किया। लेकिन गरीबों के साथ किया क्या? बिल्कुल विकास जी, चूंकि समय का अभाव है, विकास जी चूंकि समय का अभाव है, विकास जी चूंकि समय का अभाव है, मुझे यहीं पर इस पर विश्राम लगाना होगा। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ